नमस्कार। आज की साहित्यिक कड़ी में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की आधुनिक गद्य विधा के अंतर्गत उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। मैला अंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? लखनऊ, दरभंगा, बनारस या फिर बिहार? तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। मैला अंचल उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का, जिसका प्रकाशन हुआ था 1954 ईस्वी में। और इस उपन्यास की कथा बिहार के पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव पर आधारित है। यह रेणु जी का एक आंचलिक उपन्यास है और रेणु जी हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। परती परी कथा, दीर्घ तपा, जुलूस तथा पलटू बाबू रोड रेणु जी के अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं। यहां पर दिया गया है कि मैला आंचल कहानी नहीं है, बल्कि फणीश्वर नाथ रेणु का एक उपन्यास है। ठीक है, तो जबकि प्रश्न में पूछा गया है कि मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र। देखिए, कोई भी उपन्यास रहता है ना, कोई भी रचना रहती है, तो उसको एक कथा में पिरोया होता है, तो अक्सर हम कहानी कह देते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे देखा जाए तो यह उपन्यास विधा के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैला आंचल। आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? पूर्ण प्रकाश, प्रभावती, अलका या फिर निरुपमा? तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। पूर्ण प्रकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित सामाजिक उपन्यास है और शेष तीनों उपन्यास प्रभावती, अलका तथा निरुपमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास हैं। पूर्ण प्रकाश उपन्यास का पूरा नाम है पूर्ण प्रकाश चंद्रभूषण और यह मराठी से हिंदी में अनुदित उपन्यास है, तो याद रखना है आपने। साथ ही आपने मुझे एक बात और क्लियर करनी है कि कोई बोल रहा था कि वीडियो की क्वालिटी मतलब अच्छी नहीं है या वीडियो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या सबको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि वीडियो आपको जरा भी समझ नहीं आ रही है या दिखाई नहीं दे रही है, विजिबल नहीं हो रही है, तो प्लीज मुझे बताना। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम बताना है। जिनेन्द्र भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर और हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे कथाकारों के यहाँ पर नाम दिए हैं आगे पीछे करके ABCD विकल्प में, तो सही विकल्प होगा विकल्प डी। राइट, आइए इनके जन्म वर्ष देखते हैं। भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1981 ईस्वी में। जिनेन्द्र का 1905 ईस्वी में जन्म होता है और मृत्यु होती है 1988 ईस्वी में, तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म होता है 1907 ईस्वी में और इनकी मृत्यु होती है 1979 ईस्वी में। अमृतलाल नागर का जन्म 1916 ईस्वी में और मृत्यु 1990 ईस्वी में। राइट, हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? श्री हरिकृष्ण जौहर, किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू देवकी नंदन खत्री या फिर गोपाल राम गहमरी? तो देखिए, विकल्प सी सही उत्तर होगा। हिंदी साहित्य में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं बाबू देवकी नंदन खत्री। इनके प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, अनूठी बेगम और गुप्त गोदना आदि। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है और गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है, तो आपने याद रखना है। इनके प्रसिद्ध उपन्यासों की बात करें तो अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, सरकटी लाश और जासूस की भूल आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। किनके? गोपाल राम गहमरी के। ठीक है, तो आपने ये तथ्य याद रखने गोपाल राम गहमरी और बाबू देवकी नंदन खत्री के बारे में। तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है बाबू देवकी नंदन खत्री को और जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है गोपाल राम गहमरी को। ठीक है, इसके साथ साथ हिंदी का कानन डायल कहा जाता है गोपाल राम गहमरी को। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम शर्मा या फिर बांकेलाल चतुर्वेदी? तो देखिए, विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी और इन्हें हिंदी साहित्य में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक तो माना ही जाता है। बाकी इनके उपन्यासों को अभी हमने देखा। राइट, लज्जा राम शर्मा ने धूर्त रसिक लाल
स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू जैसे उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, यह किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, शिवनंदन सहाय या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी? तो यहां पर विकल्प डी सही उत्तर होगा कि किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है और इसी ग्रंथ पर इन्हें 1996 ईस्वी में ब्याह सम्मान भी मिला है। उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख किस सन में प्रकाशित हुआ? 1954, 1952, 1940 या फिर 1938? तो देखिए विकल्प बी सही उत्तर होगा, 1952 ईस्वी। उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और अश्क जी को मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। इनके उपन्यासों की बात करें तो सितारों का खेल, गिरती दीवारें, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना, बांधो न नाव इस ठाव और निमिषा आदि उपेंद्र नाथ अश्क के अन्य उपन्यास हैं। बाजार के बीचह बाजार के खिलाफ की लेखिका का क्या नाम है? मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा या फिर बृंदा करात? तो देखिए विकल्प बी सही उत्तर होगा। बाजार के बीचह बाजार के खिलाफ की लेखिका है प्रभा खेतान और इनके द्वारा रचित यह एक लघु उपन्यास है। और प्रभा खेतान बड़ी चर्चित रही है एक उपन्यास के लिए जिसका नाम है द सेकंड सेक्स। इसका अनुवाद किया है इन्होंने स्त्री उपेक्षिता के नाम से हिंदी में। ठीक है, द सेकंड सेक्स फ्रांसीसी रचनाकार सिमोन द बोआ की पुस्तक है जिसका अनुवाद इन्होंने स्त्री उपेक्षिता के कारण किया, तो इस वजह से ये काफी चर्चित भी रही। और प्रभा खेतान द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं कि आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन मस्ता, अपने अपने चेहरे और पीली आंधी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? निर्वासिता, पुनर्नवा, बुधवा की बेटी या फिर निरुपमा? तो देखिए विकल्प बी सही उत्तर होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अन्य उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाबदास का पोथा आदि। जबकि निर्वासिता अनूप लाल मंडल द्वारा, निरुपमा निराला द्वारा तथा बुधवा की बेटी उग्र द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, समझ रहे ना आप यहाँ पे कि निराला द्वारा रचित है कौन सा? निरुपमा। अनूप लाल मंडल द्वारा रचित उपन्यास है निर्वासिता और पांडे वेचन उग्र शर्मा का उपन्यास है बुधवा की बेटी। तो याद रखने हैं आपने ये। पंडित श्रद्धा राम फुलोरी के उपन्यास भाग्यवती का रचनाकाल क्या है? 1886 ईस्वी, 1892 ईस्वी, 1877 ईस्वी या फिर 1900 ईस्वी? तो देखिए विकल्प सी 1877 ईस्वी सही उत्तर होगा। पंडित श्रद्धा राम फुलोरी के उपन्यास भाग्यवती का रचनाकाल हुआ है 1877 ईस्वी में। और फिलौरी सनातन धर्म के प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक संगीतज्ञ तथा हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। इनके द्वारा रचित आरती ओम जय जगदीश हरे बहुत ही लोकप्रिय हुई है। अक्सर इस आरती को हम सभी हिंदुस्तानी गाते हैं, कोई भी धार्मिक फंक्शन होता है ना, चाहे वो घर में हो चाहे सार्वजनिक एरिया में हो, तो ओम जय जगदीश आरती गाई जाती है। तो यह लिखी थी श्रद्धा राम फिलौरी ने, याद रखना है आपने। और इनके द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं सत्य अमृत प्रवाह, सत्योपदेश तथा तत्व दीपक आदि। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक बताना है। वतन और देश, देश का भविष्य, देश का वर्तमान तथा देश की स्थिति। तो देखिए विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल और यह उपन्यास इनका 2 भागों में बंटा हुआ है। पहले भाग का नाम है वतन और देश तथा दूसरे भाग का नाम या शीर्षक है देश का भविष्य। और यशपाल द्वारा रचित अन्य जो उपन्यास हैं जैसे कि दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, अप्सरा का शाप तथा तेरी मेरी उसकी बात आदि। किसके उपन्यास है ये? यशपाल के। तो याद रखने हैं आपने। आगे देखेंगे। फणीश्वर नाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास का नाम बताना है। तो हम सभी जानते हैं विकल्प डी होगा मैला आंचल।
1954 ईस्वी का उपन्यास है इनका यह, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है। और रेणुकृत महिला आंचल उपन्यास में पूर्णिया जिले की मैरीगंज गांव की कथा का वर्णन मिलता है, तथा इसके अलावा इनके अन्य उपन्यासों के नाम दिए यहाँ पर जो हमने देखे हैं। इसके अलावा फणीश्वर नाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु मानते हैं बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को, तो याद रखना है आपने, ठीक है। और आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता भी रेणु को ही माना जाता है, तथा जो मृगनयनी उपन्यास है वो वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है, तथा शेखर एक जीवनी 2 भागों में अगेय द्वारा रचित उपन्यास है, और गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का है, और सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है वृंदावन लाल वर्मा को, ठीक है। हिंदी में सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि वृंदावन लाल वर्मा को दी जाती है। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? जिनेंद्र, श्रीलाल शुक्ल, मोहन राकेश या कमलेश्वर? तो देखिए विकल्प बी सही उत्तर होगा। श्रीलाल शुक्ल जो है राग दरबारी उपन्यास के रचनाकार है, जो 1968 ईस्वी में रचा इन्होंने, तथा इसमें शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है इस उपन्यास में। और श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य एवं आंचलिकता का मिश्रण मिलता है। अगर इनके अन्य उपन्यासों की बात करें श्रीलाल शुक्ल के, तो सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव और विश्रामपुर का संत आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तथा श्रीलाल शुक्ला द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी के लिए सन 1969 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। और श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से सन 2011 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है इनकी संपूर्ण रचनाओं के चलते, ठीक है। तो याद रखना है आपने। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? देखिए निर्मला भी है, गबन भी है, ठीक है, प्रतिज्ञा भी है, सुनीता नहीं है प्रेमचंद जी का। क्योंकि सुनीता उपन्यास किसका है? यह जिनेंद्र द्वारा रचित उपन्यास है, ठीक है। और जिनेंद्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है, याद रखना है आपने। हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक किसको माना जाता है? जिनेंद्र कुमार को। और जिनेंद्र कुमार के उपन्यासों की बात करें तो परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दर्शार्क जो हैं जिनेंद्र कुमार के उपन्यास हैं, राइट। आगे देखिए, यहां पर पढ़ लेते हैं इस तथ्य को भी चलते चलते कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में होता है, मृत्यु 1936 में होती है, और इनका मूल नाम था धनपत राय, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। और मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी थी बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और प्रेमचंद जी के उपन्यासों की बात करें तो देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, बरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्वला, गवन, कर्मभूमि, गोदान तथा मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद ने सन 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से फिर से प्रकाशित करवाया था। प्रेमचंद जी ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया है, तो इसलिए प्रेमचंद जी को आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार भी कहा जाता है। तो ये तथ्य आपने याद रखने हैं, राइट। वयम रक्षामः किसकी रचना है? रांगे राघव की, चतुरसेन शास्त्री की, अमृतलाल नागर की या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की? तो देखिए विकल्प बी वयम रक्षामः है चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास। और चतुरसेन शास्त्री के अन्य उपन्यास हैं विशाली की नगरबधू, सोमनाथ, गोली, सोना और खून जो 3 खंडों में प्रकाशित है, रक्त की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेघ, अपराजिता तथा धर्मपुत्र। इसके अलावा चतुरसेन शास्त्री की कहानियों की बात करें तो अक्षत, दुखवा में कासे कहूं सजनी, कैदी, आदर्श बालक, सोया हुआ शहर, कहानी खत्म हो गई, धरती और आसमान तथा मेरी प्रिय कहानियां इनकी कहानियां हैं। और नाटकों की बात करें इनके तो राजसिंहा, मेघनाथ, छत्रसाल, अमर राठौर, उत्सर्ग तथा क्षमा इनके नाटक है चतुरसेन शास्त्री के, राइट। अब देखेंगे आगे का प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा क्या है? क्या यह एक आत्मकथा विधा का लेखन है, या जीवनी विधा का, या उपन्यास विधा का, या फिर कहानी विधा का? तो यह एक उपन्यास है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी का। इसके अलावा
हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। और इनके निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार और प्रवाह, कोटेज और आलोक पर्व। ये निबंध संग्रह हैं, जबकि इनके निबंध हैं इनमें कल्पतरु, साहित्यिक सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, देवदारू, बसंत आ गया और मेरी जन्मभूमि। ये बड़े प्रसिद्ध निबंध हैं इनके और अक्सर पूछे भी जाते हैं। और इन्होंने आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं, जैसे कि सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना और सहज साधना नाम से इन्होंने आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे देखेंगे चित्रलेखा किसकी रचना है, भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या फिर महादेवी वर्मा। तो विकल्प ए सही उत्तर होगा, चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा का उपन्यास। इसमें इन्होंने रत्नांबर के 2 शिष्य श्वेतांक और विशाल देव की कथा का वर्णन किया है और अध्यात्म और वासना को तार्किक दृष्टि से प्रस्तुत किया है चित्रलेखा में। राइट। इसके अलावा भगवती चरण वर्मा के अन्य उपन्यासों की बात करें तो पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, रेखा, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें, सबही नेचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका तथा युवराज, चुंडा और चाणक्य इनके अन्य उपन्यासों के नाम हैं। भूले बिसरे चित्र पर सन 1961 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और चाणक्य उपन्यास इनके मरणोपरांत आया है, इनकी प्रकाशित हुआ है। ठीक है, भगवती चरण वर्मा जी का। चलिए आगे देखते हैं। छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? हरिसुमन बिष्ट, हिमांशु जोशी, शैलेश मटियानी या फिर सुभाष जोशी। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। छाया मत छूना मन उपन्यास के लेखक हैं हिमांशु जोशी। और हिमांशु जोशी के उपन्यास हैं अरण्या, महासागर, छाया मत छूना मन, कगार की आग, समय साक्षी है तुम्हारे लिए और सूरज। इसके अलावा हरिसुमन बिष्ट के उपन्यास हैं ममता, आसमान झुक रहा, होना पहाड़ा, आचरी माचरी। शैलेश मटियानी के उपन्यास हैं हौलदार, चौथी मुट्ठी, जल तरंग, बोरीवली से बोरी बंदर, आकाश कितना अनंत है, 52 नदियों का संगम और छोटे छोटे पक्षी तथा मुठभेड़। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? गोरा पंत शिपानी, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी या फिर मृदुला गर्ग। तो देखिए, जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका है कृष्णा सोबती। इनका जन्म हुआ था फरवरी 1925 ईस्वी को गुजरात राज्य में और इनका निधन 2019 को हुआ। सूरजमुखी, अंधेरे के दिलोदानी, समय सरगम इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं तथा इन्हें जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और वर्ष 2017 में भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। 1980 ईस्वी में रचित बादलों के घेरे इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। हम हशमत संस्मरण है एवं मित्रों मरजानी इनका उपन्यास है। तो ये इनकी रचनाएं हैं कृष्णा सोबती जी की। राइट। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की औपन्यासिक कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। रंगभूमि, सेवा सदन, कर्मभूमि, गोदान, या फिर कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, सेवा सदन। तो ABCD में से विकल्प डी सही उत्तर होगा। पहले होगा सेवा सदन, फिर रंगभूमि, फिर कर्मभूमि, फिर गोदान। क्योंकि इनका सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन हुआ था 1918 ईस्वी में, रंगभूमि का 1925 ईस्वी में, कर्मभूमि 1932 में और गोदान 1936 में तथा मंगलसूत्र 1948 में इनका एक अपूर्ण उपन्यास है। रंगभूमि का कथानायक है सूरदास, जो कि एक अंधा व्यक्ति है, और कर्मभूमि एक अछूत समस्या, हिंदू मुस्लिम एकता तथा किसान के लगान समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास है। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो किसान जीवन पर आधारित है, और मंगलसूत्र इनका अंतिम एवं अपूर्ण उपन्यास है जिन्हें इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था, जिसे ठीक है बाद में मंगलसूत्र को। कौन सा कथन सही नहीं है? बाण भट्ट की आत्मकथा पूर्णतः एक कल्पनाश्रित उपन्यास है। चारू चंद्रलेख में गहरवार नरेश जयचंद की पराजय के बाद का समय चित्रित है। पुनर्नवा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया गया है, या फिर अनामदास का पोथा उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन करता है।
तो विकल्प ए सही नहीं है कि बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः एक कल्पनाश्रित उपन्यास है। ठीक है, यह सही नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास है जिसका प्रकाशन हुआ था 1946 ईस्वी में, और इस उपन्यास में प्राचीन कवि बाणभट्ट के बिखरे जीवन सूत्रों को कलात्मकता के साथ इन्होंने दिखाया है। बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का एक जीवंत दस्तावेज है। ठीक है, दस्तावेज है। बाकी इनके उपन्यासों के बारे में हम जानते ही हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला गिरमिटिया में गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है। खंजन नयन जो अमृतलाल नागर का है उसमें सूरदास का जीवन वृत्त है। तो ये पहला ABC तो बिल्कुल सही है। अपने अपने अजनबी की मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्णन की है। अर्धनारीश्वर जो विष्णु प्रभाकर का है उसमें स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया है। तो देखिए विकल्प ABC तो सही है, लेकिन विकल्प D सही नहीं है कि जो अर्धनारीश्वर उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का उसमें स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया है। ठीक है, क्योंकि अर्धनारीश्वर एक तो विष्णु प्रभाकर का एक चर्चित उपन्यास है जो नर और नारी के सुर और स्वर मिलन की प्राप्ति का प्रयास है। अपने अपने अजनबी अगेय द्वारा रचित उपन्यास है जिसकी मुख्य समस्या है स्वतंत्रता के वर्ण की। और अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है खंजन नयन जो सूरदास के जीवन पर आधारित है। इसमें कुल 21 अध्याय हैं। और पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का उपन्यास है जो दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन को दर्शाता है या दिखाता है या उसका चित्रण करता है। ठीक है, तो ये तथ्य आपने याद रखने हैं। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? अलका सरावगी, मैत्री पुष्पा, प्रभा खेतान या फिर चित्रा मुदगल की? तो विकल्प D चित्रा मुदगल की रचना है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। और इसके लिए उन्हें 5 दिसंबर 2018 को साहित्य अकादमी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा चित्रा मुदगल के अन्य उपन्यास हैं आवा, लपटे, पेंटिंग अकेली है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा आदि। ठीक है, प्रभा खेतान के उपन्यासों की बात करें तो तालाबंदी, छिन्न मत्सा, अपने अपने चेहरे और पीली आंधी इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इसके साथ ही मैत्री पुष्पा के उपन्यासों के नाम है समृति दंश, बेतवा बहती रही, ईदन मम, चौक और झूला नट। अलका सारावगी के उपन्यास है कलिकथा, बाया बाईपास, शेष कादम्बरी और कोई बात नहीं। ठीक है, याद रखने हैं। औपन्यासिक कृतियों का रचनाकारों से मिलान कीजिए। कुरु कुरु स्वाहा, मछली मरी हुई, काला जल और झीनी झीनी, बीनी बदरिया। तो आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। यहाँ पर कुरु कुरु स्वाहा है मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास, और मछली मरी हुई है राजकमल चौधरी का। इसके साथ ही काला जल है गुले शेर खान शानी का, और झीनी झीनी बीनी चदरिया है अब्दुल बिस्मिल्लाह का। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी या फिर निसहाय हिंदू? तो आप समझ गए होंगे आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास है। तो देखिए विकल्प B लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है। ठीक है, भाग्यवती श्रद्धा राम फिलौरी का है, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का, और निसहाय हिंदू है राधा कृष्ण दास का। शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? व्यंग्यात्मक, शांत, प्रकृति पीवी या फिर विद्रोही? तो देखिए विकल्प D शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः विद्रोही प्रकार का है। और शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद बास एंड अगेन जी का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है और इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1940 ईस्वी में तथा दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 में हुआ था। और इसमें अगेन ने बाल मन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव तथा उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया है। ठीक है, शेखर एक जीवनी में। और इसके अलावा अगेय की कहानी संग्रह है विपत्थगा, परंपरा, कोठरी की बात और जयदेउल तथा उपन्यास है इनके और नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। और यात्रा वृतांत लिखा है इन्होंने अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली, इन नाम से। ठीक है, मेला अंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? बांदा, मैरीगंज, बरेली या फिर हरदोई? तो देखिए मेला अंचल उपन्यास में मैरीगंज का चित्रण है। ठीक है, विकल्प B सही उत्तर। और मैरीगंज कहाँ पड़ता है? बिहार के पूर्णिया जिले में।
और डॉक्टर प्रशांत, कमली, कालीचरण, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, बालदेव तथा वामन दास मैला अंचल के प्रमुख पात्र हैं। इसके अलावा रेणु जी की बात करें तो प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन रायन के अन्य उपन्यास है तथा राम रतन रायन का एक अपूर्ण उपन्यास है। और रेणु अपना साहित्यिक गुरु मानते हैं बांग्ला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को। याद रखना है। निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? गढ़कुंडार, प्रति परिकथा, जुलूस या फिर मैला अंचल? तो देखिए विकल्प ए, गढ़कुंडार जो है रेणु का उपन्यास नहीं है, बल्कि यह वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि रेणु जी को हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में माना जाता है और अगे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन है? इनमें से बताना है। कसब, दिल्ली दूर है, मुझे चांद चाहिए या फिर कितने पाकिस्तान? तो देखिए मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास का नाम है कसब, जिसका प्रकाशन हुआ था 1982 ईस्वी में। इनके अन्य उपन्यास हैं कुरु कुरु स्वाहा, हरिया हरक्यूलीज की हैरानी, हमजाद, टा प्रोफेसर, क्याप और कौन हूं मैं इत्यादि। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को उपन्यास क्याप पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और दिल्ली दूर है श्री प्रसाद सिंह का उपन्यास है। इसके अलावा मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी मिला तथा व्यास सम्मान दोनों प्रकार के पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा को उपन्यास मुझे चांद चाहिए पर साहित्य अकादमी भी मिला है और व्यास सम्मान भी मिला है। और कितने पाकिस्तान है कमलेश्वर का, और यह 2003 में इस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान के लिए। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? काव्य विधा, नाटक, उपन्यास या फिर अनुवाद? तो देखिए उपन्यास विधा की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ, जो हरिओद द्वारा रचित है और इसका प्रकाशन हुआ था 1899 ईस्वी में। और हरिओद का अन्य उपन्यास है अधकिला फूल 1907 ईस्वी का। तथा ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है। और हरिओद के जन्म की बात करें तो ये 1865 में इनका जन्म हुआ था और द्विवेदी युग के ये कवि हैं तथा 1947 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। गणपति चंद्रगुप्त ने हरिओद जी को आधुनिक काल का सूरदास कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है तथा प्रिय प्रवास का पहले नाम था ब्रजांगना बिलाप और यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। तो ये तथ्य याद रखने आपने हरिओद जी के बारे में। राइट, निम्न चित्रण किस उपन्यास में है कि घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ठेवड़ियों, दरारों, छिद्रों में से उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। तो गोदान उपन्यास में से है ये, प्रति परिकथा में से, मैला अंचल में से या तमस में से? तो देखिए विकल्प डी, तमस में से रखा गया है यहाँ यह चित्रण। ठीक है, ये पंक्तियां तमस उपन्यास से रखी गई हैं। तो भीष्म साहनी जी का उपन्यास है तमस, जिसकी कि यहाँ पर ये पंक्तियां रखी गई है। घरों के दरवाजे बंद थे और शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। चंद्र और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है? नदी के द्वीप, गुनाहों का देवता, अंधेरे बंद कमरे या सूरज का सातवां घोड़ा इसमें? तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। चंद्र और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण हुआ है धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों का देवता में, जबकि नदी के द्वीप अगे का, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का तथा सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। निम्न उपन्यास में से कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है? झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का है, पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल का है, मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी का और अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष का है। तो देखिए विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष का नहीं है, अपितु लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है 1973 ईस्वी में लिखा हुआ।
ठीक है, बाकी अन्य रचनाएं सही हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है, वह कौन सा है? कर्म भूमि एक अछूतोद्धार की समस्या कही गई है इस उपन्यास में। कायाकल्प एक पारलौकिक समस्या पर आधारित है। सेवा सदन वैश्याओं की समस्या पर आधारित उपन्यास है। गबन दहेज और अनविल विवाह की समस्या पर आधारित उपन्यास है। तो विकल्प डी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। आइए इसका सही सुमेलन देखते हैं। प्रेमचंद जी के उपन्यास है ये। सेवा सदन है 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ उपन्यास, जो वैश्याओं की समस्या पर आधारित उपन्यास है और इसके प्रमुख पात्र है सुमन तथा शांता, जो कि एक सामाजिक श्रेणी का उपन्यास है। इसके अलावा कायाकल्प का प्रकाशन 1926 ईस्वी में। इसमें पारिलौकिक पुनर्जन्म की कथा कही गई है और चक्रधर तथा अहिल्या इसके प्रमुख पात्र हैं, जो राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। गबन 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का, जिसमें मध्य वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थवादी चित्रण दिखाया गया है और जालपा तथा रामनाथ इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं, जो कि एक सामाजिक श्रेणी का उपन्यास है। इसके अलावा कर्मभूमि 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और अछूतोद्धार की समस्या पर आधारित उपन्यास है। अमरकांत तथा सकीना इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं और राष्ट्रीय उपन्यास है यह। ठीक है, राष्ट्रीय श्रेणी का उपन्यास। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है? पुनर्नवा, नामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा? तो देखिए विकल्प बी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के नामदास का पोथा उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें उपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण मिलता है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार रहे हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और कूट से सही उत्तर का विकल्प भी चयन कीजिए। मैला अंचल रेणु का है, यह पथबंधु था, गली आगे मुड़ती है, लोक ऋण। तो इन उपन्यासों का सही सुमेलन इस प्रकार है। मैला अंचल का प्रकाशन होता है 1954 ईस्वी में, जो रेणु जी का है, और यह पथबंधु था श्री नरेश मेहता का उपन्यास है, 1962 में प्रकाशन हुआ। और गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिन्हा का उपन्यास है, जिसका प्रकाशन होता है 1974 ईस्वी में। और लोक ऋण है विवेकी राय का उपन्यास, 1977 ईस्वी में प्रकाशन होता है इसका। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि या कायाकल्प? तो देखिए विकल्प बी सही उत्तर होगा। रंगभूमि के प्रसिद्ध पात्र हैं विनय और सोफिया, जो कि प्रेमचंद जी का उपन्यास है। 1925 में इसका प्रकाशन हुआ था और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य आम जनमानस की गाथा कहलाता है। और इसी क्रम में रंगभूमि उनका ऐसा उपन्यास है जिसमें नौकरशाही तथा पूंजीवाद के साथ जन संघर्ष का तांडव, ग्रामीण जीवन तथा औद्योगिकरण के दोष का चित्रण मिलता है। और रंगभूमि उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्र है सूरदास, जॉन सेवक और प्रभु सेवक। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे बिल्कुल सही है, नासिरा शर्मा ठीकरे की मंगनी बिल्कुल सही है, और सूर्यवाला का अग्निपंखी सही है। मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी, यह सही नहीं है, विकल्प डी। क्योंकि एक जमीन अपनी यह उपन्यास है चित्रा मुदगल जी का, ठीक है, मृदुला गर्ग का नहीं है, तो इसलिए विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। इसके अलावा चित्रा मुदगल की बात करें तो इनके अब तक 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास तथा 4 बाल कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर दिल्ली? तो देखिए विकल्प सी सही उत्तर होगा। कथाकार रणेंद्र का उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता, जो वस्तुतः आदिवासियों वनवासियों के जीवन का संतप्त सारांश है। और इस उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक न्यूयॉर्क को कहा गया है, अर्थात विकल्प सी सही उत्तर है। और यह उपन्यास 2009 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ग्लोबल गांव के देवता के माध्यम से रणेंद्र ने असुर आदिवासी समाज के जीवन तथा दुर्दशा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? नीलू नीलिमा नीलोफर, जुलूस, खुदा सही सलामत है या फिर मुझे चांद चाहिए? तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। नीलू नीलिमा नीलोफर जो भीष्म साहनी का उपन्यास है, यह सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया
उपन्यास है जो अक्सर प्रेम कहानियों में उठते रहते हैं, जो विरोध भाव। ठीक है, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ अश्क के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख या फिर एक नन्ही कंदील? तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। एक ही कथानक यानी कि चेतन उपेंद्र नाथ अश्क के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, लेकिन उनका उपन्यास जो गर्म राख है उसका नायक चेतन नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका प्रमुख नायक है जगमोहन। इसके अलावा अश्क के उपन्यास गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील तथा बांधो न नाव स्थाओं के प्रमुख पात्र चेतन ही है। मतलब इन उपन्यासों की जितने भी प्रमुख पात्र हैं उन सब में उन्होंने चेतन नाम का पात्र अवश्य रखा है, लेकिन गर्म राख में नहीं है। ठीक है, गर्म राख में जगमोहन नामक पात्र है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस साहित्यकार का है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर बचन सिंह? तो देखिए, डॉक्टर बचन सिंह का यह कहना है कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। और डॉक्टर बचन सिंह का जन्म 1919 ईस्वी में हुआ था जौनपुर उत्तर प्रदेश में, तथा 2008 में वाराणसी में इनका निधन हुआ था। पांचाली, कुंती, लहरें और कगार इनके प्रमुख उपन्यास हैं। राइट। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन न अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा पर, देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या पर, वायलिन और बंदूक, संगीत और युद्ध का द्वंद्व पर, या फिर युद्ध और प्रेम पर? तो देखिए, पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा को जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन न अपना में चित्रित किया गया है या दिखाया गया है। और जगदीश चंद्र एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं और धरती धन न अपना 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, तथा इनके अन्य उपन्यासों के नाम है यादों का पहाड़, आधा पुल, कभी न छोड़े खेत, मुट्ठी भर कांकर, टुंडा लाट, नरक कुंड में वास आदि। किसके हैं ये? ठीक है, जगदीश चंद्र के हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। विश्रामपुर का संत, मकान, सूनी घाटी का सूरज या फिर पहला पड़ाव? तो यहाँ पे चुनना है कि कौन कौन सा होगा पहले। ठीक है, आइए देखते हैं। तो श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम देखिए। सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी में, मकान का 1976 ईस्वी में, पहले पड़ाव का 1987 ईस्वी में और विश्रामपुर का संत का 1998 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का। राइट। पार्वती, सुखदेव, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथा कृति के पात्र हैं? रारी केतकी की कहानी, वावा शिक्षक, भाग्यवती या फिर देवरानी जेठानी की कहानी? तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। पार्वती, सुखदेव, दौलत राम और छोटे पंडित गौरीदत्त द्वारा लिखित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इसके अलावा रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह खान की है, वामा शिक्षक मुंशी ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय की है, और भाग्यवती है श्रद्धा राम फिलौरी या श्रद्धा राम फुलौरी भी लिखा होता है कई जगह। ठीक है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में कुछ प्रमुख पात्रों के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में उन उपन्यासों के नाम हैं जिनके ये प्रमुख पात्र हैं सूची 1 में। ठीक है, लाला मदन मोहन, रामकृष्ण बाबू, मंगल, जुबेर आदि प्रमुख पात्रों के नाम है। आइए सही विकल्प देखते हैं। परीक्षा गुरु का प्रमुख पात्र है लाला मदन मोहन और मैलांचल का प्रमुख पात्र है रामकृष्ण बाबू, गोदान का मंगल है और झूठा सच का है जुबेर। तो इन उपन्यासों के कहानियों के क्या पूछे जाते हैं? पात्रों के नाम भी पूछे जाते हैं, प्रकाशन वर्ष पूछे जाते हैं, सही कालक्रम पूछा जाता है आरोही क्रम में। ठीक है, और नाम पूछा जाता है कि कौन सा उपन्यास किसका है। तो ये सब बातें आपने ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखेंगे। जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। महानगरवासी उच्च मध्यम वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है। परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है, या फिर विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है। तो बताना है यहाँ पे कौन सा होगा। विकल्प ए। ठीक है, 1 और 3 यहाँ पे जिंदगी नामा उपन्यास के संबंध में सही है।
कि 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण मिलता है और इसमें यह एक परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है। ठीक है, इस उपन्यास में। तो चलिए, कृष्णा सोबती का उपन्यास है जिंदगी नामा, जो कि एक बहुत बड़ा उपन्यास माना जाता है और इसमें इन्होंने पंजाब की पृष्ठभूमि को दिखाया है। पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज, ये सभी की जानकारी आपको इस उपन्यास में मिलेगी, यह कहना है प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर देवराज उपाध्याय का। और इतिहास की बात जाननी है तो वहां की दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियों तथा 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो तो जिंदगी नामा से अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने कहा है अपने शब्दों में यह कृष्णा सोबती के उपन्यास जिंदगी नामा के संबंध में, ठीक है, कि आपको अगर ये सब बातें जाननी है तो आप जिंदगी नामा उपन्यास पढ़िए। चलिए, आपका बंटी उपन्यास का कथ्य क्या है? तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता या फिर दाम्पत्य संबंध का विघटन। तो विकल्प सी होगा, 1 और 4 सही होगा कि आपका बंटी जो उपन्यास है उसमें तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या दिखाई गई है और दाम्पत्य संबंध का विघटन दिखाया गया है कि एक दंपति परिवार में रहते हुए किस तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं या उनका परिवार का विघटन कैसे हो जाता है। ठीक है, आपका बंटी उपन्यास मनु भंडारी का उपन्यास है जिसका प्रकाशन हुआ सन 1971 ईस्वी में और इस उपन्यास में आज के मध्यम वर्गीय समाज में तलाक की समस्या दिखाई गई है तथा दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की मनोवैज्ञानिकता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। यह उपन्यास मनु भंडारी ने अपने उपन्यास महाभोज, जो कि 1979 ईस्वी में आया था, उसके बल पर अक्षय ख्याति अर्जित की है। ठीक है, इसके अलावा मनु भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज के बल पर अक्षय ख्याति अर्जित की है और यह राजनीतिक उपन्यास माना गया है इनका महाभोज। ठीक है, और इसका परिवेश व्यक्तिक या पारिवारिक ना होकर सामाजिक है। तो देखिए, मनु भंडारी के उपन्यास आपका बंटी और महाभोज, इन दोनों के बारे में यहां पर बताया गया है। राइट, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। तो यह किसका कहना है? होरी का कहना है या किसका कहना है? आइए आगे देखते हैं। तो चलिए सीधे सही मिलान देखते हैं। देखिए, चुनाव महिलापुर वाली, यह कहना है राग दरबारी उपन्यास के प्रमुख पात्र रूपन बाबू का। ठीक है, और छोटे से मिलती है, अर्थात यहां पर देखिए, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। तो यह कहना है आपके होरी का, जो गोदान का प्रमुख पात्र है। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले तुम शशि, इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। तो यह शेखर का कहना है। ठीक है, शेखर एक जीवनी में से जो प्रमुख पात्र हैं, शेखर, उनका कहना है यह। ठीक है, तो सी का 4 होगा यहां पर। और समूचा आर्यावर्त रक्त करदम से पिछल होने जा रहा है, यह कहना है आपके किसका? लोरिक देव का, जो पुनर्नवा का प्रमुख पात्र है। राइट, तो ये थे इन पात्रों के प्रमुख कथन। निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? गंगोली, सेमरी, बेलारी, मेरीगंज। तो ये चारों के चारों गांव के नाम बड़े महत्वपूर्ण है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा गांव किस उपन्यास में है। ठीक है, तो देखिए, विकल्प डी यहां पर सही उत्तर होगा, 2 और 3, यानी कि सेमरी और बेलारी। गोदान उपन्यास में सेमरी और बेलारी गांव को केंद्र में रखकर कथा कही गई है या वर्णित की गई है, जबकि आधा गांव में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव का आपको वर्णन मिलेगा। सैयद मुसलमानों की कथा है उसमें। और मेला आंचल उपन्यास में बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का जिक्र मिलेगा। ठीक है, वर्णन मिलेगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। समय सरगम, ए लड़की, मित्रों मरजानी और सूरजमुखी अंधेरे की। तो चलिए देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष। तो कृष्णा सोबती जी का मित्रों मरजानी का प्रकाशन हुआ 1967 ईस्वी में, सूरजमुखी अंधेरे के
1972 ईस्वी में, ए लड़की इसका 1991 में और समय सरगम का 2000 में। ठीक है। इसके अलावा 1980 में इन्हें प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगीनामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ओके, तो आपने याद रखना है। मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण मिलता है? चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी या फिर ईदन मम? तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। मैत्रेयी पुष्पा का जो चाक उपन्यास है 1997 ईस्वी का, उसमें ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है। और मैत्रेयी पुष्पा के अन्य उपन्यास हैं झूला नट, अलमा कबूतरी, ईदन मम, कहे इसुरी फाग, गुनाह बेगुनाह, विजन, त्रियाहट और बेतवा बहती रही तथा स्मृति दंश। तो याद रखने मैत्रेयी पुष्पा के ये उपन्यास हैं। ठीक है। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है? मेहता और मालती, खन्ना और गोविंदी, मिर्जा खुर्देश और मेहता, या राय अमरपाल सिंह और मालती? तो विकल्प ए सही उत्तर होगा कि उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसा है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। और यह संवाद गोदान उपन्यास में मेहता और मालती के बीच हुआ है। राइट। और आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का 1936 ईस्वी का बड़ा ही चर्चित प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। और इस उपन्यास में होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, खन्ना, दाता दीन, गोविंदी आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। और इस उपन्यास को यानी कि गोदान को किसान जीवन की महागाथा और ऋण की समस्या का बृहद अंकन कहा जाता है। ठीक है। मतलब किसान जीवन की महागाथा का वर्णन मिलता है इसमें, किस तरह से एक किसान कर्ज में डूबता है, अपना ऋण चुकाता है, ऐसी समस्या पर आधारित है यह। ठीक है। लेकिन इस उपन्यास को किसान जीवन की महागाथा का उपन्यास भी कहा जाता है, तो आपने याद रखना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? रत्तो, नथु, रिचर्ड या हयात बख्श? तो देखिए विकल्प ए, रत्तो जो है तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। भीष्म साहनी के तमस उपन्यास के पात्र हैं रिचर्ड, नथु, हयात बख्श, लीजा, जनरल सिंहा, हरनाम, बंतो, लक्ष्मी नारायण, सरदार जी और देसराज। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं राजकुमारी चंद्र दीक्षित, सुचरिता, पत्रलेखा या फिर रितंभरा? तो बताना है। तो यहाँ पे विकल्प ए सही होगा, 1 और 2। राजकुमारी चंद्र दीक्षित और सुचरिता जो है बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। राइट। और यह बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 1946 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और यह हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के चित्रण को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है। और इसमें प्रेम का उदात्तीकरण भी मिलता है हर्षकालीन समय का। राइट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे उपन्यासों के नाम हैं और बताना है कि यह उपन्यास किस पर आधारित है। कौन सा उपन्यास दलित जीवन पर, कौन सा राजनीतिक बोध पर? तो चलिए सही विकल्प देखते हैं सीधे ही। देखिए, जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास है धरती धन न अपना, जिसका विषय है दलित जीवन। और भीष्म साहनी के तमस उपन्यास का विषय है राजनीतिक बोध। इसके अलावा अमृतलाल नागर का मानस का हंस जो उपन्यास है उसका विषय है, यह एक जीवनी परक उपन्यास है। राइट। और अगेय का जो शेखर एक जीवनी है, आत्मकथात्मक शैली पर लिखा गया उपन्यास है। और यहाँ क्या बताया है कि भीष्म साहनी कृत तमस उपन्यास में राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता के लाभ का चित्रण किया गया है। और इसमें मास्टर रामदास, नथु, मेहता, हयात बख्श आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर लिखा गया एक जीवनी परक उपन्यास है। ठीक है। और अगेय का उपन्यास जो है ना शेखर एक जीवनी, उसका पहला भाग उत्थान का प्रकाशन हुआ था 1940 में। और द्वितीय भाग जिसको कि संघर्ष का नाम दिया गया है उसका प्रकाशन 1944 में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर बताना है कि जो आपके सामने उपन्यासों के नाम हैं उनमें कौन कौन से जो सूची 1 में दिए गए हैं, लाहौर, शिपालगंज, कान्याकुब्ज, अमृतसर, तो किस उपन्यास में किस जगह का जिक्र हुआ है। ठीक है, बताना है। चलिए
तो देखिए, झूठा सच उपन्यास से संबंधित स्थान है लाहौर और राग दरबारी में शिवपालगंज का नाम आता है। बाण भट्ट की आत्मकथा में कान्याकुब्ज तथा उसने कहा था में अमृतसर का नाम आता है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? धनिया की, झुनिया की, सिलिया की या पटेश्वरी की? तो देखिए, विकल्प ए सही उत्तर होगा कि बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। यह गोदान उपन्यास के पात्र धनिया की भावाभिव्यक्ति है। गोदान उपन्यास, जिसको कि कृषक जीवन की महागाथा कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी का है। राइट। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? कड़ियां, तमस, झरोखे या फिर बसंती? तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन मिलता है तमस उपन्यास में, जो भीष्म साहनी जी का है। ठीक है, 1973 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और भीष्म साहनी के अन्य उपन्यासों की बात करें तो झरोखे, कड़ियां, कुंतो, मैया दास की माड़ी, नीलू, नीलिमा और नीलोफर इन नामों से प्रसिद्ध हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। मानस का हंस, राग दरबारी, झूठा सच और जिंदगी नामा, इनका प्रकाशन वर्ष बताना है। तो झूठा सच यशपाल का है, 1958 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और 1960 में इसके दूसरे भाग का। ठीक है, 2 भागों में है। और श्री लाल शुक्ल का है राग दरबारी, जिसका प्रकाशन हुआ 1968 ईस्वी में। इसके अलावा अमृतलाल नागर का है मानस का हंस, 1972 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। और कृष्ण सोबती का है जिंदगी नामा, 1979 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? सीमाएं टूटती हैं, एकदा नैमिषारण्य, शतरंज के मोहरे, कथा कहो उर्वशी। तो विकल्प डी सही होगा, 1 और 4। ठीक है, सीमाएं टूटती हैं तथा कथा कहो उर्वशी अमृतलाल नागर द्वारा रचे उपन्यास नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो आपका उपन्यास है सीमाएं टूटती हैं वह है श्री लाल शुक्ल का, और कथा कहो उर्वशी है लेखक देवेंद्र सत्यार्थी का। इसके अलावा अमृतलाल नागर के हैं एकदा नैमिषारण्य, शतरंज की मोहरे और अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल तथा खंजन नयन। ठीक है, खंजन नयन इनका सूरदास, महाकवि सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है, याद रखना है आपने। ओके। और मानस का हंस है महाकवि तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास। अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र कौन हैं? राधिका, भुवन, सरस्वती और प्रशांत। तो विकल्प सी 2 और 3, यानी कि भुवन और सरस्वती जो है अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं। चलिए देखिए, शेखर एक जीवनी जो 2 भागों में प्रकाशित है अज्ञेय का उपन्यास, उसमें शेखर, सरस्वती, शारदा और शशि प्रमुख पात्र हैं। जबकि नदी के द्वीप जो उपन्यास है अज्ञेय जी का, उसमें भुवन, रेखा और गौरा तथा चंद्रमाधव प्रमुख पात्र हैं। और अपने अपने अजनबी में सेल्मा तथा योग के प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, तो ये अज्ञेय जी के उपन्यास हैं और इनके प्रमुख पात्र हैं। चलिए इससे आगे देखेंगे हम नेक्स्ट कड़ी में। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलती हूँ आपके साथ, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।